एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 7 रेगिस्तान में जीवन। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं और आज ही सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सारा मरुस्थल कवर किया था। अब हम देखेंगे लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? हमारे भारत में। हमारे भारत में कहाँ है? सबसे ऊपर ये लद्दाख है, ठीक है। और ये जो लद्दाख है ये हिमालय के वृद्ध हिमालय में है। हिमालय को हमने 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है। पहला है वृद्ध हिमालय, जो बिल्कुल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और खड़ी ढाल वाले पहाड़ हैं, ठीक है। वृद्ध हिमालय, फिर है लघु हिमालय और उसके बाद है शिवालिक। ये जो हिमालय है वो उसकी जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियां। पहली श्रेणी वृद्ध हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो जो लद्दाख है वो वृद्ध हिमालय में है, ठीक है ना। सबसे उत्तर वाली साइड में है वृद्ध हिमालय, उसमें है। और ये जो वृद्ध हिमालय है में है लद्दाख। ये लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी यहाँ की जो जलवायु है वो बिल्कुल शुष्क है, उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। उस जलवायु में आर्द्रता नहीं है, पानी नहीं है। एक सरल भाषा में समझो तो उसकी वहां की जलवायु में पानी नहीं है वहां पे, क्योंकि जलवायु में बिल्कुल भी वाष्प नहीं है और बिल्कुल भी पानी वहां दूर दूर तक जलवायु में नहीं मिलता है। इसलिए वहां हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है ना। वहां की जलवायु बहुत ज्यादा शुष्क है, बहुत ज्यादा शुष्क है, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। और ये जो ठंडा रेगिस्तान है ये कहाँ है? लद्दाख में और वृद्ध हिमालय में है। अब देखते हैं लद्दाख की कुछ विशेषताएं। जो लद्दाख है ये 2 शब्दों से मिलकर मिला है, ला और दाख। ला का मतलब होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का मतलब होता है देश, ठीक है। जो लद्दाख है उसके उत्तर में कौन सी श्रेणियां हैं? काराकोरम श्रेणियां हैं। देखिए इधर जो है वो काराकोरम श्रेणियां हैं और इसके दक्षिण में नीचे की तरफ जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? कारगिल में इसकी ऊंचाई 3000 किलोमीटर है और काराकोरम में 8000 किलोमीटर से भी अधिक है। कारगिल की लड़ाई तो आप जानते होंगे, जो भारत और पाकिस्तान की हुई थी। कारगिल की लड़ाई, कारगिल की जो ऊंचाई है वो 3000 किलोमीटर है और काराकोरम की कितनी है? 8000 किलोमीटर। यहाँ पर जो वो है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है लद्दाख। लद्दाख समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर जो वो है वायु की जो लेयर है वो बहुत पतली सी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गर्मियों में बैठेंगे तो आप बहुत तीखी धूप लगेगी, ठीक है। इतनी तीखी धूप लगेगी कि आपकी स्किन को जला देगी, इतनी तेजी से धूप लगेगी। अगर आप गर्मियों के मौसम में आप अपने पैरों को तो छांव की तरफ रखें और अपने आधी बॉडी को धूप की तरफ रखें, तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी में जो हिस्सा छांव की तरफ है उसमें ठंड लगेगी और जो हिस्सा धूप की तरफ है उसमें आपको गर्मी लगेगी। तो ये जो है यहाँ की जलवायु में ये इसलिए इतनी तीखी धूप लगती है क्योंकि जो वायु की जो परत है ना, जो वायु की परत है वो हमें सूर्य की किरणों को छान छान के भेजती है। तो हमें जो धूप है वो जो हमारे यहाँ तक आता है टेम्परेचर वो कम हो जाता है। मैदानी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको धूप की जो ताप होती है वो कम लगती है, बजाय उनके जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ी इलाकों में दिन के समय गर्मियों में बहुत तेजी से धूप लगती है क्योंकि वहां जो वायु की लेयर है वो बहुत पतली है और वो सूर्य के प्रकाश को अच्छी तरह से रोक नहीं पाती है, छान नहीं पाती है, ठीक है। तो यहाँ का अब हम तापमान की बात करते हैं। गर्मियों का तापमान कितना रहता है? -0 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मियों का, ठीक है, 0 डिग्री। और हम लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, दिल्ली के आसपास या दक्षिण भारत में रहते हैं, वो मतलब उत्तर भारत में जो सर्दी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है,
दिल्ली के आसपास वाले इलाकों में तो कितनी 4-5 टेम्परेचर पे आप कहते हैं भाई बहुत गर्मी है, बिल्कुल नहीं झिल रही है, रूम हीटर लगाओ और गर्म कपड़े पहनो, ये सब करो। और वहां पर कितनी ठंड होती है? 0 डिग्री। 0 डिग्री होती है गर्मियों में, और गर्मियों की दिन में होती है 0 डिग्री, रात में कितनी होती है? -30। -30 तक पहुंच जाती है। जबकि जो सर्दियां पड़ती हैं उनमें तो और भी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, उनमें पड़ती है -40। -40 डिग्री दिन रात का टेम्परेचर रहता है हर समय। वहां जो सर्दियां हैं वहां का टेम्परेचर कितना रहता है? -40। अब सोचिए हमारी जो सेना के जवान हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस में और वहां पर डटे रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। कितने मेहनत का काम है इतनी ठंड में, और सरहद के पास खड़े हैं, खुले में खड़े रहते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, कितना ज्यादा रिस्की वाला काम है, और हमारे देश की रक्षा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो वर्षा की बात कर लेते हैं, जो वर्षा होती है वहां पे बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो हिमालय की वृष्टि छाया में आ रहा है, जो लद्दाख है वो वृष्टि छाया में आपको बता देती हूँ कि वृष्टि छाया क्या होती है। वृष्टि छाया होती है कि किसी भी कारण से उस स्थान पे बारिश नहीं होना। अब यहाँ पे लद्दाख में बारिश कम क्यों होती है? लद्दाख में बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं। अगर जो दक्षिण भारत जो हिंद महासागर का जो मानसून है वो उठ के जाता है तो शिवालिक वाला हिमालय रोक लेता है उसको, है ना। हिमालय की शिवालिक हिमालय जो सबसे नीचे की तरफ है, दक्षिण की तरफ है, वो शिवालिक हिमालय रोक लेती है। उसकी सबसे ये वाली परत रोक लेती है, शिवालिक हिमालय वाली रोक लेती है। और अगर मध्य एशिया से आते हैं मानसून तो हिमालय जो बृहद हिमालय की श्रेणियां हैं वो रोक लेती हैं। तो यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है, इसलिए यहाँ का जो स्थान है उसको हम छाया वृष्टि बोलते हैं। और यहाँ जो गर्मियों में लगभग यहाँ लगभग प्रति वर्ष कितनी वर्षा होती है? यहाँ होती है 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है, 10 सेंटीमीटर कुल, ठीक है, इतनी कम वर्षा होती है। अब यहाँ देख लेते हैं फसल कौन कौन सी होती है। एक तो सेब होता है, अखरोट होता है, खुबानी होती है, जौ होता है, आलू, मटर, सेम, सलजम, ये सारी यहाँ की फसलें हैं। और ये जो फसलें हैं ये ग्रीष्म ऋतु में होती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि पूरा की पूरा बर्फ से ढका होता है। और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मियों में जब थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाती है तो जो नीचे वाले इलाके हैं, कुछ जो थोड़ा बहुत मैदानी टाइप का होता है, पहाड़ों पे नहीं, मैदान भी तो होते हैं पहाड़ों के बीच में, तो वहां का जो होता है घाटी जो होती है वहां पर ये फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। और लद्दाख का एक दूसरा नाम भी है, उसको वहां की स्थानीय भाषा में बोलते हैं खापाचान। खापाचान का मतलब होता है हिमभूमि। हिमभूमि का मतलब हुआ हिम माने बर्फ और भूमि माने धरती या भूमि, यानी कि बर्फ से ढकी हुई पूरी भूमि को हम बोलते हैं हिमभूमि। तो लद्दाख का यही मतलब होता है। लद्दाख की सबसे बड़ी जो प्रमुख नदी है वो है सिंधु नदी। और सिंधु नदी का तो हमारे वेद पुराणों में भी कई बार जिक्र किया गया है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी यहाँ से लद्दाख से होकर और यहाँ पाकिस्तान में एंट्री करती है। देखिए ये जो इतनी बड़ी नदी दिख रही है वो सिंधु नदी है, ठीक है ना। सिंधु नदी कहाँ से होकर जाती है? यहाँ लद्दाख की सबसे प्रमुख नदी है सिंधु नदी, और वो लद्दाख से होते हुए और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो दिख रहा होगा आपको नीला नीला सा, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है। और जो लद्दाख है उसमें एक हिमानी पाई जाती है, हिमानी का नाम है गैंगरी हिमानी, ठीक है। हिमानी का क्या नाम है? गैंगरी हिमानी। और अब देखते हैं यहाँ पर जो लद्दाख है वहां पर एक खास प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, उनका नाम है शरपत या इसको हम विलो भी बोलते हैं। ये जो क्रिकेट खेलने के लिए जो बल्ले बनाए जाते हैं, है ना,
जो क्रिकेट के लिए बल्ले बनाए जाते हैं वो इस लकड़ी के बनाए जाते हैं, और ये बहुत महंगी लकड़ी बनती है, बिकती है, बहुत ही महंगी होती है ये। और ये जो लकड़ी होती है ये पूरे भारत में कहीं नहीं होती है, उधर ही होती है बस, ठीक है, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में वहीं होती है, और कहीं नहीं होती है भारत में। एक खास प्रकार का जीव था पहले, अभी नहीं है, अभी वो लुप्त हो गया है, क्योंकि इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको नष्ट कर दिया है, उनके लिए उनको नष्ट कर दिया है। आइए उसके बारे में देखते हैं। चिरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त जीव है जिसका शिकार शाहतूश ऊन के लिए किया जाता था। ये ऊन वेट में काफी हल्की होती है और बहुत गर्म होती है। तो वहां के स्थानीय लोगों ने या फिर बाहर के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए हल्की हल्की और अच्छी ऊन के लिए ये जो थे चिरू इनको मार दिया, ठीक है, अब ये लुप्त हो गए हैं। और एक राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, ठीक है, 1A, ये जो राष्ट्रीय मार्ग है ये लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ठीक है। ये जो राष्ट्रीय मार्ग है ये जो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, रहते हैं, तो अपनी आजीविका के लिए, अपने खान पान के लिए कुछ पशुओं को भी पालते हैं। अब देखते हैं वो पशु कौन कौन से हैं। बकरी, जंगली भेड़, याक, कुत्ते। ये कुत्ते ऐसे नहीं होते साधारण, कुछ विशेष प्रकार के कुत्ते होते हैं जो ये लोग पालते हैं। जो बकरियां होती हैं, उन भेड़ और बकरियों क्यों पालते हैं, उनके बाल उतार लेते हैं जिनसे वो कपड़े, कंबल ये सब बना लेते हैं। तो भेड़ों को क्यों पालते हैं, उनके बालों के लिए, बाल और खाल के लिए बकरी और भेड़ों को पालते हैं। जबकि जो याक होता है, याक को वो जैसे हम गाय और भैंस को पालते हैं, किसके लिए, दूध के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए, इस सब के लिए जो पालते हैं, वहां ये याक को पालते हैं। याक से दूध भी लेते हैं और पनीर बना लेते हैं, उस दूध का दही बना लेते हैं, ये सारी चीजें कर लेते हैं। और जो चीज बनता है, चीज होता है ना, उसमें क्या पिज्जा वगैरह जो खाते हैं हम लोग, उसमें जो चीज डलता है वो भी यहीं बनता है, लद्दाख में ही, ठीक है। यहाँ लद्दाख में 2 धर्म के लोग रहते हैं मोस्टली, जो परंपरागत रूप से रहते हैं। वो 2 तरह के लोग रहते हैं, एक तो मुस्लिम लोग रहते हैं और एक बौद्ध लोग रहते हैं। अब बौद्ध लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो बौद्ध मठ है वो अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है, ठीक है। ये जो वर्ड है इसको अच्छे से ध्यान रखना, पेपर में पूछा हुआ है, सीटेट में आया हुआ है ये। और यहाँ के प्रसिद्ध मठ कौन कौन से हैं, हेमिस, थिक्से, से, लामा यूरू, ये सारे जो हैं ये प्रसिद्ध मठ है। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल NCERT ममतेश गुप्ता। लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, बताया तो करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको भी बताओ, जो नेगेटिव चीजें उनको भी बताओ। कुछ कमियां हैं तो मैं उनको और ज्यादा सुधारने की कोशिश करूंगी और आपको और अच्छी वीडियो लाके दूंगी। तो प्लीज कमेंट भी करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।